नामांकन हाजीपुर से कर रहे थे और हाजीपुर से एमपी हैं, तो आपको ये पता नहीं था कि बिहार का लोग आपको वोट किया है। तो जो सामने परिस्थितियां हैं और जिस तरीके के में से बिहार का जो माहौल है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत ऑप्शन नहीं है और वो चीजें एकदम स्पष्ट हो गई कि अब ग्राउंड रियलिटी पार्टी के अंदर नहीं रही। जब लोगों ने पार्टी को छोड़ा तो वो क्यों छोड़े लोग? उन लोगों को ये लगा कि इस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के पार्टी में कई ऐसे कुशवाहा समाज के नेता थे जिन्होंने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया। कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसमें प्रमुख नेता रेणु कुशवाहा जो कि पूर्व में सांसद रही, पूर्व मंत्री रही, इसके साथ साथ अजय कुशवाहा जो वैशाली से विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, वो भी उनका साथ छोड़ दिए थे। रेणु कुशवाहा अब आरजेडी में चली गई है, लेकिन अजय कुशवाहा को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। इन दिनों क्षेत्र में खास करके काफी फिर से तैयारी कर रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब ढूंढते हैं कि आखिर अजय कुशवाहा अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि सभी ने तो अपनी अपनी जगह बना ली, लेकिन चुनाव नजदीक है। ऐसे में अजय कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अजय कुशवाहा जी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके चैनल के तमाम श्रोताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। किसी समय में चिराग पासवान के आप स्तंभ हुआ करते थे, लगातार पार्टी के लिए काम करते थे। 24 में आपने साथ छोड़ दिया, आजकल क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, अभी हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने कुल 22 लोग हम लोगों ने मिलके एक स्वर में हम लोगों ने पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में ये सही है कि हम लोगों ने चिराग पासवान जी का विरोध किया और उसके बाद के दिनों में और उसके पहले भी लगातार हम लोग अपने क्षेत्रों में जमे रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं और आम जनों के समस्याओं के समाधान के संदर्भ में या उनके जितने भी बिंदु हैं उन सारी चीज़ों पे हम लोग हमेशा ध्यान केंद्रित करके रखते हैं और कहीं न कहीं एक महत्वाकांक्षा तो होती है। आदमी लगातार जब इस राजनीतिक परिवेश में है, तो चुनावी परिवेश में आना स्वाभाविक है, लाज़मी है। तो हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में चूँकि 2020 का चुनाव हम वैशाली से लड़े थे, तो आने वाले समय में ये ज़रूर हम लोग ये उम्मीद करके रखते हैं और ऐसी बातें जिन लोगों ने मतदान किया है पुराने चुनाव में और जो लोग हमारे समर्थक रहे हैं या जो नहीं भी रहे हैं, वैसे सारे लोग, सब लोगों ने मिल के ये मुझे आश्वस्त किया हुआ है कि आपको ये चुनाव लड़ना है, तो हम लोग उस तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। वैशाली में आप तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन पार्टी कौन सी होगी, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी हमारी पार्टी तय नहीं है और निश्चित रूप से चूँकि पिछले चुनाव में हम लोगों ने अच्छा मत लिया है और लोगों से अच्छा हमको समर्थन मिला है, तो उस समर्थन की बदौलत और आज की जो 5 वर्षों में जो परिस्थितियाँ रही है उसके अनुरूप जो वैशाली में स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ जो माहौल है और जिस तरीके का उन्होंने वातावरण बना लिया है और जो लोगों की अपेक्षाएँ हैं उस पे खरा नहीं उतरने जैसा जो प्रश्न खड़ा हुआ, तो इन सब चीज़ों को लेके जो लोगों का मत है, उसके हिसाब से अपोज़िशन की ओर ही वहाँ रास्ता है। तो उस अपोज़िशन की ओर जो रास्ता है, उस रास्ते की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और कई नेताओं से हमारे ज़रूर इस संदर्भों में चर्चाएँ हुई हैं और चर्चाओं का दौर अंतिम चरण में है। बहुत कम ही समय में अब वो सारा चीज़ स्पष्ट होगा और बहुत जल्द हम लोग ये चीज़ मार्केट में लाएँगे और लोगों के बीच लाके अपनी बात रखेंगे। चर्चा है कि तेजस्वी यादव से भी मुलाकात किए हैं, आरजेडी के कई बड़े नेता से मुलाकात किए हैं। क्या आरजेडी की तरफ आप भी रुख करने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो हमने आपको कहा कि चूँकि हमारे यहाँ वैशाली में जेडीयू के विधायक हैं और वो एनडीए के पार्ट हैं, तो वैसी स्थिति में एनडीए में तो कोई जगह है नहीं। तो जो सामने परिस्थितियाँ हैं और जिस तरीके के में से बिहार का जो माहौल है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत ऑप्शन नहीं है और लोगों ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ऐसे निकम्मे विधायक को हटाने के लिए और आप एक मजबूत विकल्प के रूप में हैं, इसलिए आपको महागठबंधन की ओर प्रयास करना चाहिए। तो ये सही है कि हम लोगों ने महागठबंधन के कई बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हुई है, चर्चाएँ हुई हैं और सभी पार्टी के तरफ से ग्राउंड रियलिटी चेक हो रहे हैं। सब लोग अपने तरीके से सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे के हिसाब में जो चीज़ें निकल के सामने आएगी, उसके हिसाब से निर्णय होगा। तो जनता का जो जन समर्थन है और जिस तरीके का लोगों का रुझान है, जो माँग है, उसके अनुरूप हम लोग आगे निर्णय लेंगे। बिहार में यदि कहा जाए पिछड़ों में यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी कुशवाहा समाज की है। लगातार महागठबंधन के कई नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और हिस्सेदारी के अनुसार ही टिकट भी मिलेगा, भागीदारी भी मिलेगी। तेजस्वी यादव लगातार बात करते हैं, कहा जा रहा है कि 20 से 25 सीट जो है कुशवाहा समाज को देने जा रहे हैं। क्या माने कि अजय कुशवाहा भी उस लिस्ट में होंगे? देखिए, हमारे समाज के कद्दावर नेता जो पहले बिहार में खास करके ये पिछड़ा दलित
कि जो बात आपने कही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को जगाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, वैसे नाम स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जी का है। वो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें जो बात आप कह रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि समाज के लोग, हमारे जैसे कुशवाहा समाज की बात आप कर रहे हैं, तो आज की तारीख में अपने को हाशिए पे महसूस कर रहे हैं। तो जो बिहार में पीछे जो सरकारें चल रही हैं, ये भले नाम की सरकारें हैं जिसमें कही जा रही थी कि लौ कुश की सरकार है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लौ तो सब कुछ खा गया, कुश के पास कुछ नहीं आया, जिस कुशवाहा की चर्चा आप कर रहे हैं। तो अब क्या है कि कुशवाहा समाज आज की तारीख में इन सब स्थितियों का आकलन कर रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने पहले ही कहा कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से टिकट, सीटें महागठबंधन की ओर से देने का काम किया गया, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं झुकाव महागठबंधन की तरफ लोगों का हुआ है। और आने वाले चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति दिख रही है। ऐसा चिराग पासवान की पार्टी को आपने छोड़ दिया, अगर फिर से चिराग पासवान जी बुलाए, ये आ जाइए, समय बीता, अपने घर में अगर बुलाना चाहे तो आप फिर से जा सकते नहीं हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए क्या है, रामविलास पासवान जी की ये जो पार्टी थी ना, हम रामविलास पासवान जी के जमाने से हैं। तो चिराग पासवान जी जब इसको हैंडल किए, जब से पार्टी अपनी जब टूटने के बाद जब ये पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो शुरुआती दौर में बहुत डाउन टू अर्थ वर्क हो रहा था। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव के समय एनडीए से जब 5 सीटें मिली, उसके बाद जिस तरीके से सीटों का बंटवारा उन्होंने किया, और वो चीजें एकदम स्पष्ट हो गई कि अब ग्राउंड रियलिटी पार्टी के अंदर नहीं रही। कोई किसी से विचार विमर्श जैसा कोई सवालात नहीं है, वहां सीधा है, अपने तरीके से जो भी उनको अच्छा लगता है। और जहां सब बाहरी लोगों को, आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में जो भी हमारे उस पार्टी के अंदर जितने लोग चुनाव लड़ने आए, उसमें वो खुद एक थे जो संघर्ष में थे। बाकी उनके 4, जैसे उनके एक बहनोई अरुण भारती जी जो जमुई के सांसद हैं, उनका भी हमने पहले भी कहा है कई इंटरव्यू में कि अरुण भारती जी का कभी भी कोई भी एक फोटो जरा निकाल के दिखा दीजिए, जब पार्टी टूटने के बाद एक दिन भी कभी वो झंडा लेकर किसी चौराहे पे कहीं खड़ा रहे। बाद जो 3 बचे सांसद थे, एक वैशाली की सांसद वीणा देवी जी, वो क्या करी थी जब 2019 का चुनाव जीती, जब कंबाइंड पार्टी थी, पार्टी टूटी, उसमें बड़ी भूमिका वीणा देवी जी की रही। और पार्टी टूटने के बाद कई बार अनाप शनाप तरह की बातें चली, कई लोग बोले, और ऑन कैमरा ऑन मीडिया कई दफे चिराग पासवान जी ने कहा कि वैसे लोगों को तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो व्यक्ति पार्टी को तोड़ा है, वैसे लोगों को तो हम कभी टिकट देंगे ही नहीं। कभी भी आप उनसे पूछिएगा, कभी मिलेंगे तो, कि आपने ऐसा कभी बोला है कि नहीं। और ऐसे कई वीडियोस हमारे पास भी पड़े हैं। चिराग पासवान इसका खुद भी बोले हैं, हमने चिराग पासवान जी के ही संदर्भ में आपको कोट किया है। तो जो व्यक्ति खुद कह रहा हो और उन सारी चीजों को भूल गया हो और नए तरीके से उनको टिकट दे दिया। सांभवी जी अभी के दिनों में बड़ा चर्चित चेहरा है, अशोक चौधरी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कौन, एक बोल रहे थे कि भाई वो जो चेहरा है अशोक चौधरी जी, उनके बारे में स्पष्ट रूप से किसी एक बड़े नेता ने बिहार में कहा है कि भाई वो तो आरएसएस कोटे से, जब बोले वो कि हमारे दामाद आरएसएस कोटे से आए, तो सर्वदलीय पार्टी के नेता, उनकी बेटी को समस्तीपुर से टिकट। राजेश वर्मा 2020 के चुनाव में लोजपा में आए और उसके बाद के दिनों में बाहर रहे, गायब रहे, और 2024 में एक बार एमपी का टिकट खगड़िया। तो साहब आप जब इस तरह का काम करना शुरू कर दिए, तो कोई वैसा साथी, पुराना साथी जो पार्टी को बढ़ाया है, लोगों के बीच रहा है, संगठन को बड़ा किया है, वैसा लोग तो नहीं टिकेगा। तो फिर वैसी स्थिति में जितने भी हमारे साथ संगठन मंत्री थे, रेणु कुशवाहा जी का आपने फोल्डर देख ही लिया, कितने बड़े नेता थे। और कभी सतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जो पार्टी छोड़े थे, वो सतीश कुमार जी ने कुर्मी चेतना रैली किया था पटना के गांधी मैदान में। तो ये इतने बड़े बड़े चेहरे जब लोगों ने पार्टी को छोड़ा, तो वो क्यों छोड़े लोग? उन लोगों को ये लगा कि इस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र यहाँ मर रहा है, तो वैसे लोगों के साथ रहने से क्या फायदा। तो हम सब ने पार्टी छोड़ दिया। इसलिए ये कहीं से कोई सवाल ही नहीं है वैसे जगह फिर से लौटने की। क्या बात, जहां पे कहीं कोई उस तरीके का कोई जगह नहीं हो, उस तरीके की व्यवस्था नहीं हो, कोई राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं हो। चिराग पासवान हरमन से कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पे हम लोग चल रहे हैं, शेर का बेटा हूँ कहते हैं, बिहार आना चाह रहा है, बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तमाम बातें करते हैं। लेकिन इसके बावजूद युवा साथ छोड़ रहे हैं। 38 कार्यकर्ता जो है नेता बड़े खगड़िया में जिस प्रकार से इस्तीफा दिए हैं पार्टी से, उसको भी आपने देखा होगा। क्या लग रहा है चिराग पासवान राह से भटक गए हैं या रामविलास पासवान के पदचिन्ह पे नहीं चल रहा है? अच्छा बताइए, जो आदमी बिहार से सांसद हो वो फिर से कहे कि बिहार का लोग हमको बुला रहा है, तो जब आप सांसद बन रहे थे उस समय आपको ये पता नहीं था? जब आप नामांकन हाजीपुर से कर रहे थे और हाजीपुर से एमपी हैं, तो आपको ये पता नहीं था कि बिहार का लोग आपको वोट किया है? जो वोटर लोकसभा के चुनाव में होता है वही विधानसभा के चुनाव का वोटर होता है।
तो बिहार बुला रहा है, इस बात का संदर्भ क्या है? सवाल कभी ये भी उठता है कि लोकसभा का चुनाव लड़े जीते केंद्रीय मंत्री भी है, तो अब कह रहे हैं कि बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो लोकसभा का चुनाव किसके लिए लड़े? देखिए, ये तो डायरेक्ट यही तो बात है, समझने वाली बात है। और ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है, अब वो खुद के लिए लड़ना, उनको कहना चाहिए कि हमारा जो अभी जगह है, देखिए वो है क्या ना कि वो जो विभाग के मंत्री है ना, वो मलाईदार विभाग नहीं है। हमें ये बात कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जो विभाग, जिस तरीके के विभाग को चलाने का इनका और इनके परिवार का जो रहा है पुराना रिकॉर्ड, उसके हिसाब से ये छोटा विभाग थोड़ा पड़ गया है। तो ये पूरी कहानी बड़े विभाग को लेने के संदर्भ का है। सीटों को लेकर के बार्गेनिंग बेहतर तरीके से हम कर पाए, उसको लेकर है। ये कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है कि बिहार के लोग उनको बुला रहे हैं और बिहार के लिए वो बेताब है। उनको भी अपने हकीकत का पता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, वैशाली से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किस प्रकार की वहां पर तैयारी है और आपका एजेंडा क्या होगा चुनाव में? देखिए, हम लोग ग्राउंड जीरो के लोग हैं और हमारे पारिवारिक विरासत में हमारे पिताजी लंबे समय से वहाँ के मुखिया रहे हैं और 90 का असेंबली का चुनाव भी लड़े थे। अनफॉर्चुनेट वो चुनाव जीते नहीं, लेकिन उसके बाद के दिनों में भी निरंतरता में लगातार राजनीतिक पृष्ठभूमि हम लोगों की रही और हम लोगों के बीच हमेशा रहे हैं। और सामाजिक सरोकारों में जब हम लगे होते हैं तो सामाजिक जरूरतों को बराबर हम लोग देखते रहे। तो वैशाली में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है और उन सब चीजों को हम लोगों ने जेहन में रखा हुआ है। अब सवाल है कि जब तक किसी वैसे जगह पे आप नहीं जाते हैं जहां से आप कुछ कर पाइए, तब तक आप बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। और लंबे समय से चूंकि हम लोग वहां हैं, देख रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, अवगत हैं, इसलिए बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको करना है। पर्यटन के क्षेत्र में जितना वैशाली का विकास होना चाहिए, हम तो मानते हैं कि उसमें 0% पे वैशाली है। अभी आपने देखा होगा कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय करके एक वहां पे बहुत बड़ी परियोजना बिहार की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाकर उद्घाटन किया है। अब आप बताइए कि जो उद्घाटन हुआ, इसके पहले एक छोटा सा वहां स्तूप बना था, शांति स्तूप। शांति स्तूप के उद्घाटन में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए थे और ये 550 करोड़ रुपए की परियोजना जब बन के तैयार हुआ, तो इसके उद्घाटन के लिए एक मामूली बिहार के मुख्यमंत्री जी गए और एक छोटा सा इवेंट हुआ जिसको पूरा बिहार सही से समझा नहीं, वैशाली जिले के लोग नहीं समझे, पूरे बिहार की तो बात छोड़ दीजिए। तो आप 550 करोड़ रुपए जब किसी परियोजना के लिए खर्च कर सकते हैं, तो क्या 1-2 करोड़ रुपए और खर्च करके देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा सकता? देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जा सकता? प्रधानमंत्री जी अपने पॉलिटिकल कार्यक्रमों के लिए सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बन के बिहार के कई क्षेत्रों में आ चुके हैं। अभी तक 6 से 7 बार प्रधानमंत्री जी अभी इधर आ गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर। तो ये बात स्पष्ट है कि वैशाली को बिहार की सरकार हाशिए पे ढकेलना चाहती, पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली का विकास नहीं कराना चाहती। उससे बेहतर उनको नालंदा लगता है, उससे बेहतर उनको गया लगता है, इसलिए वैशाली को उन लोगों ने केंद्र से अलग करके रखा हुआ, साइडलाइन किया हुआ। इसलिए वैशाली में विकास के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक भी डिग्री कॉलेज वैशाली के अंदर नहीं है। साहब हॉस्पिटलिटी को लेकर के वहां पे एक होना चाहिए था अस्पताल। हम तो कहते हैं कि एम्स के स्तर का अस्पताल वैशाली में होना चाहिए। बुद्ध और महावीर की धरती है, आप उसे धरती को दिया क्या है आपने? एक साहब डिग्री कॉलेज आपने नहीं दिया है, एक मेडिकल कॉलेजेस नहीं है वहां पे। बहुत ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। आने वाले दिनों में हम लोग चाहेंगे कि इन सब चीजों पे वैशाली आगे बढ़े, विकसित वैशाली हो, वैशाली का एक भविष्य सुनहरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कुशवाहा समाज के एक बड़े युवा नेता है अजय कुशवाहा जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि वैशाली में कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं है जो इस वक्त वहां पर होनी चाहिए, और भी कई ऐसे बिंदु है जिसपे हमने खास बातचीत की। जवाब दे क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आपकी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत